आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है महाजनपद काल। यानी जब उत्तर वैदिक कालीन यानी जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल के बाद में हमारा जो यहाँ का समाज था वो समाज अनेक कह सकते हैं भी अनेक जनों के अंदर विभाजित हो गया था। जनों के अंदर यानी छोटी छोटी इकाइयों के अंदर जो समाज था या जो भारत देश था वो अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। तो इसी के चलते हम कह सकते हैं भी जो उत्तर वैदिक काल का जब समापन होता है तो उस उत्तर वैदिक काल के बाद में जो भारतीय राजनीतिक स्थिति थी, यानी जो यहाँ भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस राजनीतिक स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन आया। यानी जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति थी उसके अंदर बहुत भारी बदलाव आए, कह सकते हैं भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। ये जो भिन्न भिन्न जो परिस्थितियों के अंदर जो अलग अलग जो यानी जो जातियां थी या अलग अलग जो यहाँ के क्षेत्र थे वो हम कह सकते हैं भी भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर थे। और उन भिन्न भिन्न प्रदेशों को उस समय क्या कहा जाता था? जन। यानी जो अलग अलग समाज के जो लोग थे या अलग अलग प्रवृत्ति के जो लोग थे या जो अपने अलग अलग कस्बों में रहते थे, उस समय उन कस्बों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। यानी जन कहा जाता था। और इस जन का जो मुखिया होता था उसको क्या कहता था? जनपति। यानी इन जनों का क्या है अपने अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या है निवास स्थापित होने लगा था। इन जनराज्य को जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया तो इनको क्या कहा जाने लगा? जन राज्य, यानी जनता का राज्य कहा जाने लगा। धीरे धीरे क्या है जनता का जो राज्य था वो राज्य कहा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे 5वीं जो शताब्दी थी, जब 5वीं शताब्दी चल रही थी तब तक ये जन राज्य जो जनों में विभक्त था और यहाँ का मुखिया जो क्या होता था? जनपति होता था। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर 6ठी शताब्दी आती है और उस समय भारत के अंदर किसका हम कह सकते हैं किस धर्म का वर्चस्व सबसे ज्यादा था? तो वो धर्म था बौद्ध धर्म। तो जैसे ही भारत के अंदर बौद्ध धर्म आए, बौद्ध धर्म आने के बाद में ये जो छोटे छोटे जन थे या जो जन राज्य थे, इन जन राज्यों ने क्या किया? अपना जो क्षेत्र था उस अपने क्षेत्रों को या तो अनेक जनों को मिलाकर या जो अपना जो एक जन था उन जनों को मिलाकर, यानी ये जो जन थे ये अपनी विशालता लिए हुए प्रमुखता के साथ में थे। क्या? विशालता लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस विशालता लिए होने के कारण ये जो जनपद थे पहले जनों में थे, फिर क्या हुए? जनपद हुए। और जनपदों के बाद में इन जन राज्यों का क्षेत्र था क्या धीरे धीरे विशाल होता गया। बड़े क्षेत्रों में यहाँ जो शासन करने वाले जो शासक थे वो क्या है धीरे धीरे एक राज्य के साथ में दूसरे राज्य की जो सीमाएं थी तो उन सीमाओं के साथ में युद्ध करके और अपने क्षेत्र का विस्तार वहां तक कर लेते थे। तो इस कारण हम कह सकते हैं जो पहले जन राज्य थे फिर वो जनपद कहलाए। इसके बाद में जब वहां की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां एक राजा के अंडर में आने के कारण क्या है वो जन यानी जो जन थे उन जनों का विशाल क्षेत्र होने के कारण वो क्या कहलाने लगे थे? महाजनपद। कह सकते हैं जो उत्तर वैदिक काल के बाद में जो यहाँ भारतीय जो भारत थे उन भारत के अंदर जो काल आया वो काल कौन सा था? महाजनपद काल। और ये महाजनपद काल कब से कब तक रहा था? 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का जो समय था ये क्या कहलाया था? महाजनपद काल कहलाया था। भी महाजनपद क्या होता था? तो हम कह सकते हैं बड़े बड़े राज्य, क्या बड़े बड़े राज्यों का एक समूह हुआ करता था और उन राज्यों के ऊपर जो शासन करने वाला सम्राट था वो क्या होता था? एक हुआ करता था। जिस क्षेत्र के अंदर जिस तरह के जो महाजनपद थे उन महाजनपदों का जिस नाम से उन जनपदों को जाना जाता था, उनका जितना क्षेत्र था उस क्षेत्र के ऊपर जिस जनपद की जो राजधानी थी उस राजधानी के अंदर जो राजा रहता था उसी का क्या होता था? शासन होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो महाजनपद थे यो जो प्राचीन भारत था उस प्राचीन भारत के अंदर 16 प्रमुख महाजनपद थे। कितने? 16 प्रमुख जनपद थे, यानी 16 महाजनपद थे। और ये जो महाजनपद है इस महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? भी अलग अलग हिसाब से अपने जो जनपदों के बारे में बता रहे हैं भी उस समय यानी ये जनपद थे और उनका ये राजा हुआ करता था। तो ये जो 16 महाजनपद है इसकी जो जानकारी हमको कहाँ कहाँ मिलती है? यानी कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से हमको इस महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो सर्वप्रथम एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। क्या है? जैन ग्रंथ। इस जैन ग्रंथ का नाम क्या है? भगवती सूत्र।
भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र से भी, इस भगवती सूत्र में ये कहा गया है भी जो बौद्धकालीन जो भारत था, उस बौद्धकालीन भारत के अंदर या जो जैन कालीन जो भारत था, उस समय भारत के अंदर क्या थे, 16 महाजनपद थे। फिर ये पहला प्रमाण माना जाता है क्या, जैन ग्रंथों के भगवती सूत्र में ये कहा गया है भी उत्तर वैदिक काल के बाद में जो भारत था, उस भारत के अंदर क्या थे, 16 महाजनपद थे। उसी प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण हमको जानकारी मिलती है वो है एक बौद्ध ग्रंथ। क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ, और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, इस अंगुत्तर निकाय जो किस धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इससे भी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। हम कह सकते हैं जो सर्वाधिक जो 16 महाजनपदों का जो मान्य मत है, वो मान्य मत कौन सा माना जाता है, बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय के अंदर ये व्यवस्थित तरीके से बताया गया है भी जब बौद्धकालीन भारत था, उस बौद्धकालीन भारत के अंदर 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद भारत के यानी अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशालता के कारण क्या है, फैले हुए थे। तो इसी प्रकार जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ का क्या है, अंगुत्तर निकाय। इसी प्रकार एक ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने। इस पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में भी हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इन भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और अष्टाध्यायी, इन ग्रंथों को हम जब पढ़ते हैं तो इन ग्रंथों के अंदर जो भारत के जो बौद्धकालीन या उस समय उत्तर जो वैदिक काल का समय था, उसके बाद का जो भारत था, उस भारत के अंदर हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अंदर हम कह सकते हैं भी जो सर्वाधिक मान्य मत था वो क्या था, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में हमको 6ठी शताब्दी में यह देखने को मिलता है भी भारत के अंदर उस समय क्या थे, 16 महाजनपद थे। तो अब हम चर्चा करते हैं 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपद। अब देखो, वैसे तो कुछ बच्चे ये कहते रहते हैं भी 16 महाजनपद क्या थे, कैसे थे। तो अब जब हम ये मानते हैं भी जो इतिहास के अंदर अगर कोई सबसे टफ टॉपिक है तो वो क्या है, 16 महाजनपद। क्यों 16 महाजनपद हम कह सकते हैं भी सीधी सी अगर आम भाषा अगर हम सीधी सी आम भाषा में समझे भी जनपद का अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं उस समय जो भारत था, उस समय भारत के अंदर क्या थे, बड़े बड़े 16 राज्य थे। क्या थे, बड़े बड़े 16 राज्य थे। उन 16 राज्यों के अंदर कुछ के अंदर तो राजतंत्रात्मक शासन था और कुछ के अंदर गणतंत्रात्मक, यानी अधिकतर, यानी जो NCERT की किताब, जो 10वीं की किताब है, उस किताब के अंदर यह कहा गया है भी भारत के अंदर जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से 14 जनपदों के अंदर तो क्या था, राजतंत्रात्मक शासन था। कौन सा शासन, राजतंत्रात्मक। और 2 गणराज्यों के अंदर, यानी 2 जो महाजनपद थे उसके अंदर क्या था, गणतंत्रात्मक शासन था। राज्य थे ये तो क्या थे, गणराज्य थे। और बाकी जो बच गए 14 जनपद थे, वो 14 जो महाजनपद थे वो क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। यानी पीछे की किताबों में कुछ भी दिया गया हो, लेकिन जो अब NCERT की जो 10वीं की किताब है, उस 10वीं की किताब के अंदर गणतंत्रों की संख्या 2 बताई गई है और राजतंत्रात्मकों की संख्या क्या बताई है, 14 बताई गई है। तो इस प्रकार अब हम जो 16 महाजनपद थे, उस महाजनपदों के बारे में अलग अलग क्या व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो महाजनपद था वो है अंग, अंग महाजनपद। यानी ये जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों के अंदर पहला कौन सा महाजनपद है, अंग। अब देखो, ये जो महाजनपद था ये उस समय कहां था और वर्तमान भारत के अंदर कहां है। तो हम जब ये चर्चा करते हैं तो अंग, ये अंग जो महाजनपद है उस समय बिहार, यानी जो वर्तमान का जो बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य के जो उत्तर पूर्वी भाग था, यानी मान लीजिए भी ये जो बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य का जो उत्तर पूर्वी भाग था, यानी
हम कह सकते हैं भी ये बिहार है, और इस बिहार का जो ये उत्तर पूर्वी भाग था, इस उत्तर पूर्वी भाग के 2 जिले थे जिसका नाम क्या था, एक का नाम था मुंगेर और दूसरे, यानी एक का नाम मुंगेर और दूसरे का नाम क्या था, भागलपुर। यानी ये जो अंग महाजनपद था ये उस समय क्या था, बिहार के अंदर, और बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र था, कौन सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र था, जिसके अंदर मुंगेर और ये जो भागलपुर जिले थे, इस भागलपुर जिले तक क्या कौन सा जनपद फैला हुआ था, अंग जनपद। किस कहां तक, बिहार जो वर्तमान राज्य है इसके जो मुंगेर और जो भागलपुर क्षेत्र है, या जो कह सकते हैं जिले हैं, इस जिलों के आसपास जो महाजनपद पनपा था वो कौन सा था, अंग था। कौन सा जनपद था, अंग। और ये जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी का जब हम चर्चा करते हैं, भी इसकी जो राजधानी है, इस अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। आज तक जितने भी चाहे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आए हो, चाहे आपके जो यानी जो फर्स्ट ईयर के जो पेपर आते हैं बीए के, उसके अंदर या तो व्यवस्थित 16 महाजनपदों का पूछेगा, और या वो 2 नंबर वाला जब प्रश्न पूछेगा तो वो ये इतना ही पूछेगा, इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, या ये महाजनपद किस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। तो ये जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। और ये जो महाजनपद था, ये जो एक नदी थी उस नदी का भी नाम क्या था, चंपा था। उस नदी का भी क्या था, नाम था चंपा। तो हम कह सकते हैं भी इस बिहार के आसपास में ये चंपा नदी बहती थी, और इस चंपा नदी के आसपास में जो जनपद पनपा वो कौन सा था, अंग। और उस अंग की राजधानी भी क्या रखी गई थी, चंपा। क्योंकि ये जो महाजनपद था ये चंपा प्लस जो गंगा नदी है, क्या चंपा प्लस में जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, इस आसपास के क्षेत्र के अंदर जो महाजनपद पनपा वो कौन सा था, अंग था। और उस समय ये जो अंग जनपद था, इस अंग महाजनपद का जो शासक था, क्या इस अंग महाजनपद का जो शासक था वो ब्रह्मदत्त बताया जाता है। कौन सा, ब्रह्मदत्त बताया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी अंग जो जनपद था उस जनपद के पास में, यानी ये जो चंपा नदी है, कौन सी, ये जो चंपा नदी है, मान लीजिए भी हम यहां बनाते हैं भी ये चंपा नदी बह रही है, तो इसी बिहार क्षेत्र के अंदर एक और महाजनपद था जिसका नाम था मगध। क्या, महाजनपद का नाम था मगध। तो ये जो अंग और मगध के बीच में इस सीमा को लेकर के विवाद चलता रहता था। कभी तो ये ब्रह्मदत्त अंग के यानी मगध के ऊपर आक्रमण करता था, और कभी मगध का जो शासक था बिंबिसार वो किसके ऊपर आक्रमण करता था, अंग के ऊपर। तो ये जो शासक था ब्रह्मदत्त, इस ब्रह्मदत्त के ऊपर आक्रमण किया था किसके शासक ने, मगध के शासक ने। और उस समय मगध का शासक कौन था, बिंबिसार। मगध का शासक कौन था, बिंबिसार। और इस बिंबिसार ने जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस बिंबिसार ने इस ब्रह्मदत्त को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में ये जो अंग साम्राज्य यानी अंग महाजनपद था, इस अंग महाजनपद को किस में मिला लिया था, अपने क्षेत्र मगध के अंदर मिला लिया था। दूसरा महाजनपद कौन सा है, मगध महाजनपद। और ये जो मगध महाजनपद है ये भी उस समय कहां हुआ करता था, बिहार का। यानी जो अंग था वो तो कौन कौन से क्षेत्रों में था, मुंगेर और भागलपुर। और ये जो यानी ये जो मगध जनपद है, ये जो वर्तमान जो बिहार है, उस बिहार की जो राजधानी है पटना, ये पटना से लेकर के और गया तक के क्षेत्र में क्या था, विस्तृत फैला हुआ था। कौन सा अंग, यानी कौन सा महाजनपद, मगध महाजनपद जो वर्तमान बिहार है, उस बिहार की राजधानी पटना से लेकर के और गया तक के क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ था। या हम कह सकते हैं भी जो गया से लेकर पटना तक का जो सम्मिलित क्षेत्र था, उस सम्मिलित क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था। और ये जो मगध का जो क्षेत्र था, इस मगध के क्षेत्र की जो राजधानी थी, क्या इस मगध के क्षेत्र की जो राजधानी थी, सॉरी एक बार, यानी जो मगध का क्षेत्र था, इस मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिवर्ज। यानी इस मगध जो जनपद था इसकी राजधानी क्या है, राजगृह या गिरिवर्ज थी। तो ये जो मगध का जो क्षेत्र था, इस मगध के अंदर हर्यक वंश का एक शासक था, जिसके अंदर हम कह सकते हैं एक तो था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु।
अजातशत्रु, ये दोनों क्या है, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध महाजनपद के हम कह सकते हैं। ये जो मगध महाजनपद था उसके क्या हम कह सकते हैं भी ताकतवर सम्राट थे। कौन कौन से थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। और इस अजातशत्रु के शासनकाल में सर्वाधिक जो विस्तार मगध जनपद का हुआ था वो किसके, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्यों, क्योंकि ये जो मगध क्षेत्र था ये भी किस यानी जनपद के नजदीक था, अंग जनपद के। इस कारण अंग और जो अंग महाजनपद और जो मगध महाजनपद था उन दोनों के बीच में क्या है, आपस में लड़ाई या झगड़े निरंतर चलते रहते थे। इस कारण इस मगध जनपद के बिंबिसार ने वहां के शासक ब्रह्मदत्त को हराया और हरा करके और उसका किसके अंदर विलय कर दिया था, यानी जो मगध महाजनपद के अंदर विलय कर दिया था। और यहाँ जो मगध का जो शासन था वो क्या था, राजतंत्रात्मक शासन था, यानी यहाँ शासन करने वाले कौन थे, राजा थे। तो इस प्रकार ये जो महाजनपद था ये भी किस नदी के निकट पर था, चंपा या गंगा नदी के निकट पर बताया जाता है। जब काशी का जिक्र आया है तो हम कह सकते हैं भी ये जनपद किस क्षेत्र के आसपास पनपा था। हम कह सकते हैं ये जो जनपद था कौन सा, काशी जनपद, ये जो वर्तमान का हमारा जो उत्तर प्रदेश का जिला है, यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है, कौन सा, उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उस उत्तर प्रदेश राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग था, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी भाग, उस दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ था कौन सा जनपद, काशी महाजनपद। यानी कह सकते हैं भी उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए भी ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग था, इस दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर यहां तक जो महाजनपद फैला था वो कौन सा था, काशी। और ये जो महाजनपद था, इस महाजनपद की जो राजधानी थी, इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। यानी महाजनपद की जो राजधानी कौन सी है, वाराणसी थी। और ये जो काशी महाजनपद था उस समय, यानी जब बौद्धकालीन भारत चल रहा था तो उस समय ये जो काशी जनपद था, हम कह सकते हैं ये जो काशी जनपद उस समय ज्ञान, व्यापार और शिक्षा, इन तीन क्षेत्रों में भी क्या था, महत्वपूर्ण था। किसके अंदर, ज्ञान, यानी ज्ञान, व्यापार और शिक्षा, इनके क्षेत्रों के अंदर भी महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, काशी, कौशल महाजनपद। ये जो कौशल महाजनपद था ना, उस समय था तो यही उत्तर पूर्व, यानी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं भी ये जो कौशल महाजनपद वर्तमान जो हमारी यूपी का जो राज्य है, उस यूपी राज्य का जो अवध का जो उस समय का क्षेत्र था, उस अवध के क्षेत्र के आसपास फैला हुआ जनपद कौन सा था, कौशल महाजनपद। किसके, उत्तर प्रदेश राज्य का जो वर्तमान का अब जो अवध का क्षेत्र है, उस अवध के क्षेत्र के आसपास में क्या है, ये फैला हुआ था। लेकिन हम कह सकते हैं वैसे तो अगर रामायण महाभारत की बात करें तो महाभारत के अंदर इस कौशल की राजधानी क्या थी, अयोध्या। यहां थोड़ी सी सस्पेंस वाली बात है भी, महाभारत कालीन जब भारत चल रहा था, महाभारत का जब समय था, उस समय इस कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, अयोध्या। और ये पूर्ण रूप से स्पष्ट किस किताब में दिया गया है, जो एनसीईआरटी की 10वीं की किताब है उस किताब के अंदर दिया गया है भी कौशल महाजनपद की जो महाभारत कालीन जो कौशल था, हम कह सकते हैं भी कौशल नरेश जो प्रसेनजीत था, उसके समय की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। लेकिन जब हम बौद्धकालीन भारत की बात करते हैं तो ये जो बुद्ध काल का जो समय था, उस बुद्ध काल के समय की जब हम चर्चा करते हैं, यानी ये राजधानी तो किसके समय की थी, महाभारत के समय की। लेकिन जब हम बौद्ध काल की चर्चा करते हैं तो इस बौद्ध काल के अंदर ये जो कौशल था, इस कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी। कितनी, कौशल की 2 राजधानियां हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि ये कौशल उस समय 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, ये जो बुद्ध काल के समय जो कौशल था ये 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। तो ये जो उत्तरी कौशल था इसकी राजधानी थी सांकेत। कौशल का जो दक्षिणी जो क्षेत्र था, यानी जो दूसरा भाग था, उस भाग की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती।
उस भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो हम कह सकते हैं जो कौशल महाजनपद था उसकी वैसे अगर महाभारत के बारे में बात करें तब तो राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। लेकिन जब हम बुद्ध काल की बात करते हैं तो उस बुद्ध काल के अंदर ये जो कौशल महाजनपद है ये दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित था। और दो भागों में एक तो उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी तो क्या थी? साकेत थी। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है वो क्या थी? दक्षिणी जो कौशल था उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। तो इस महाकौशल और प्रसेनजीत के शासनकाल में सर्वाधिक फला फूला था कौन सा महाजनपद? कौशल महाजनपद। पांचवा जो महत्वपूर्ण जनपद है वो कौन सा है? वज्जी। और ये जो वज्जी जनपद था जो अब वर्तमान की जो गंगा नदी है, क्या यानी जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के क्षेत्र से लेकर किस कौन सा? वज्जी महाजनपद। गंगा नदी का जो क्षेत्र है उस गंगा नदी के क्षेत्र के अंदर यानी जो गंगा नदी का क्षेत्र है उसके उत्तर के अंदर जो नेपाल की पहाड़ियां हैं, कौन सी? नेपाल की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों तक फैला हुआ था कौन सा जनपद? वज्जी जनपद। यानी कहां पर? जो गंगा नदी है उस गंगा नदी के जो उत्तरी क्षेत्र है जहां पर नेपाल की पहाड़ियां हैं उस नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था कौन सा जनपद? वज्जी जनपद। तो हम कह सकते हैं भी वहां की पहाड़ियां, यह जो जनपद था इस जनपद की एक मुख्य पहचान थी भी ये जनपद क्या था? गणतंत्र था। क्या ये जनपद गणतंत्र था? और इस जनपद की जो राजधानी है यानी इस महाजनपद की जो राजधानी है वो है विदेही। विदेही या दूसरा जिसका नाम है मिथिला। विदेही या दूसरा नाम क्या है इसका? मिथिला। लेकिन कुछ किताबों के अंदर इस विदेही या मिथिला को क्या है? वैशाली भी लिखा गया है। वो भी क्या है? सही माना जा सकता है। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो 10वीं की किताब है उसके अंदर जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी क्या दी गई है? विदेही या मिथिला। हो सकता है वर्तमान का जो विदेही क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था उस समय? वैशाली कहा जा सकता है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध के शासन काल में सर्वाधिक जो शक्तिशाली राज्य था या जनपद था कौन सा था? वो था वज्जी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उसके बाद में ये जो वज्जी था इस वज्जी का विलय कर लिया गया था। क्या? इस वज्जी को जीत लिया गया था किसके द्वारा? मगध का एक सम्राट था जिसका नाम था अजातशत्रु। मगध का एक सम्राट था जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु द्वारा जीत करके और इस वज्जी को किस महाजनपद में मिला लिया गया था? मगध महाजनपद के अंदर मिला लिया। मल्य महाजनपद था ये किस क्षेत्र तक फैला था? हमारा जो एक राज्य है यूपी, कौन सा? यूपी राज्य के अंदर जो वर्तमान का जो देवरिया क्षेत्र है, कौन सा? यूपी का जो वर्तमान का देवरिया क्षेत्र है उस देवरिया क्षेत्र के आसपास जो जनपद पनपा था वो कौन सा था? हम कह सकते हैं भी जो जनपद पनपा था कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान का जो देवरिया क्षेत्र है उस देवरिया क्षेत्र के आसपास जो कौन सा महाजनपद पनपा था वो था मल्य महाजनपद। और ये जो मल्य महाजनपद था इस महाजनपद की जो राजधानी थी, क्या? मल्य महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या पावा कह सकते हैं हम। कुशीनारा या पावा कह सकते हैं। जो मल्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनारा या पावा। और दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण पहचान है वो क्या है? मल्य एक क्या था? गणतंत्रात्मक महाजनपद था। कौन सा? गणतंत्रात्मक महाजनपद। क्योंकि यहाँ का जो शासन था वो राजा के हाथ में न होकर के किसके हाथ में था? यानी वहां की जनता के हाथ में था और वहां की जनता अपना मुखिया चुनती थी। और जैसे जैसे ये जो मल्य महाजनपद था, जिस तरह वज्जी का विलय किस महाजनपद में किया गया था, यानी किस राजा को द्वारा जीतकर? अजातशत्रु ने वज्जी को भी जीतकर किस में मिलाया था? मगध के अंदर। उसी प्रकार इस जो मल्य महाजनपद था या मल्ल जो महाजनपद था इसका भी मगध के अंदर विलय कर लिया गया था। इसको जीतकर किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। यानी अजातशत्रु द्वारा इसको क्या है? जीत करके और अपने महाजनपद या अपने जो क्षेत्र था मगध, उस मगध क्षेत्र के अंदर इसको क्या है? मिला लिया गया था। तो इस प्रकार ये था छठा महाजनपद। और ये जो वत्स जो महाजनपद है जो यूपी हम कह सकते हैं जो गंगा नदी है हमारी, कौन सी?
यानी जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी का जो दक्षिणी भाग था, मान लीजिए ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी का जो दक्षिणी भाग था उस दक्षिणी भाग तक फैला हुआ था। कौन सा? गंगा नदी के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ था। गंगा नदी के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ जनपद कौन सा था? वत्स। और ये जो वत्स महाजनपद था, इस वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी, क्या इस वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशांबी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशांबी। और ये जो कौशांबी था उस समय का हम कह सकते हैं, जब महाजनपद काल चल रहा था तो उस महाजनपद के काल में ये जो कौशांबी का क्षेत्र था ये सर्वाधिक संपन्न नगरी थी। क्या थी? सर्वाधिक संपन्न नगर माना जाता है इसको। किसको? सर्वाधिक संपन्न नगर किसको माना जाता है? कौशांबी को। और कौशांबी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स महाजनपद की। और हम कह सकते हैं जब बुद्ध काल के बारे में जब इसकी चर्चा करते हैं तो इस समय बुद्ध काल के समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या है? उदयन। उस समय का शासक कौन था? उदयन। तो इस प्रकार ये था हमारा 7 नंबर का महाजनपद। 8 नंबर का महाजनपद कौन सा है? चेदी। अब देखो, जैसे ही हमने ये नाम सुना है चेदी, चेदी महाजनपद का जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए भी चेदी का जिक्र कहाँ होता है? चेदी महाजनपद का जिक्र होता है महाभारत के अंदर। और ये जो चेदी था उस समय इस चेदी का कई, जैसे ही हम कहते हैं ना चेदी नरेश यानी शिशुपाल, तो उस समय जब महाबोधकालीन समय चल रहा था तो उस समय इस चेदी का जो राजा था उसका नाम क्या था? शिशुपाल। शिशुपाल, ये वही शिशुपाल है जो किसके भाई माने जाते थे? यानी श्री कृष्ण जी के क्या है? बुआ का लड़का माना जाता था। किसको? शिशुपाल को। और यानी ये जो आगे अब चर्चा करते हैं तो ये जो इसको नहीं कहते हैं क्या? चेदी नरेश शिशुपाल। उसी प्रकार जब हम कहते हैं मगध यानी अंग नरेश कर्ण कहते हैं, उसी प्रकार तो उसी प्रकार चेदी नरेश शिशुपाल था। और ये जो चेदी था उस समय जो आधुनिक हम कह सकते हैं जो यूपी है, इस यूपी का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कौन सा? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इस यानी यूपी का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र का जो आसपास का जो एरिया था उस एरिया को उस समय क्या कहा जाता था? चेदी। और ये जो चेदी महाजनपद है, जब इसकी राजधानी की बात करते हैं, किसकी? चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? शक्तिमती। और एनसीईआरटी के किताब में एक दूसरा भी नाम दे रखा है, वो क्या है? सोथीवती। दूसरा नाम भी क्या दे रखा है? एक तो राजधानी बताई जा रही है शक्तिमती और दूसरी कौन सी है? सोथीवती। तो हम कह सकते हैं भी ये जो महाजनपद है इसका उल्लेख किसके अंदर भी मिलता है? महाभारत के अंदर भी मिलता है। और यहाँ का जो शक्तिशाली राजा था वो कौन सा था? शिशुपाल। और यहाँ का जो शासन था वो भी क्या था? राजतंत्रात्मक। यहाँ का शासन था वो भी क्या था? राजतंत्रात्मक। महाजनपद। पहले तो हम चर्चा करते हैं भी ये कुरु जनपद कहाँ तक फैला हुआ था। ये जो कुरु जनपद का जो क्षेत्र था इसके अंदर हम कह सकते हैं जो वर्तमान की हमारी जो दिल्ली, कौन सी? वर्तमान की हमारी दिल्ली और जो मेरठ का क्षेत्र है, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरठ है उस मेरठ के क्षेत्र के आसपास को उस समय क्या कहा जाता था? कुरु। क्योंकि इस कुरु जनपद का यानी महाजनपद है, इसका जिक्र हम कहाँ करते हैं? यानी महाभारत के अंदर भी इसका क्या आता है? जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि इसको पांडवों को जो क्षेत्र दिया गया था, खांडव वन दिया गया था, वो किस क्षेत्र के अंदर था? कुरु प्रस्थ जो क्षेत्र था। और जब पांडवों ने यहाँ अपने यानी एक जो खांडव वन था उस खांडव वन के ऊपर अपने महल या कह सकते हैं भी अपनी बस्ती बसाई, उस समय क्या था? ये एक बहुत ही यानी खंडर हालात में था। लेकिन यहाँ आकर जब श्री कृष्ण और जब पांडवों ने इस क्षेत्र को देखा तो पांडवों ने कहा भी हाँ यहाँ पर कैसे हम अपने मकान वगैरह बना सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था भी कुछ आप सहायता करो और कुछ आपकी सहायता मैं करता हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो कुरु प्रस्थ या जो कुरु महाजनपद था, इस कुरु महाजनपद के अंदर कुछ मकान या ये जो महल थे किसके? पांडवों के। उन पांडवों के महलों को बनाने के लिए इंद्र का भी सहयोग लिया गया था। किसके द्वारा? श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो कुरु जनपद था, इस कुरु जनपद की राजधानी का भी नाम क्या रखा गया था? इंद्रप्रस्थ।
यानी इस कुरु जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम भी क्या रखा गया था, इंद्रप्रस्थ रखा गया था। और हम कह सकते हैं ये जो कुरुक्षेत्र था, ये कुरुक्षेत्र उस समय महाभारत का काल चल रहा था। उस महाभारत काल के अंदर ये जो कुरु जनपद था, इसका कह सकते हैं भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। पांचाल महाजनपद, सर्वप्रथम तो ये देखते हैं भी कहां तक फैला हुआ था। ये जो पांचाल जनपद था, ये जो वर्तमान का रुहेलखंड का क्षेत्र है, कौन सा, रुहेलखंड से लेकर के और गंगा जो नदी है उस नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, कहां, जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, उस रुहेलखंड से लेकर के और गंगा और जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी के मध्य का जो भाग है वो बौद्ध काल में क्या कहलाता था, पांचाल कहलाता था। और ये धीरे धीरे क्या है, जैसे ही रुहेलखंड से लेकर गंगा नदी और यमुना का जो क्षेत्र था, यहां से लेकर जो हमारे राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, इस आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित रूप से उस समय क्या कहा जाता था, पांचाल कहा जाता था। और इस पांचाल का जिक्र भी कहाँ आता है, महाभारत के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, वो द्रौपदी किस क्षेत्र की थी, तो द्रौपदी किस क्षेत्र की थी, पांचाल की। कहते नहीं है पांचाल क्षेत्र की राजकुमारी महारानी द्रौपदी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो पांचाल महाजनपद था वो कहां तक फैला हुआ था, रुहेलखंड, गंगा, यमुना और जो चंबल का क्षेत्र था। और ये जो पांचाल क्षेत्र था, ये पांचाल क्षेत्र दो भागों में विभाजित था। कितने? दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। कितने भागों में विभाजित था? दो भागों में विभाजित था। किन किन के अंदर? उत्तरी पांचाल और दूसरा क्या था, दक्षिणी पांचाल। तो ये जो उत्तरी पांचाल था, इसकी राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र। इसकी यानी उत्तरी पांचाल की तो राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र। और उसी प्रकार जो दक्षिणी जो पांचाल था, कौन सा, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर या अहिच्छत्र कह सकते हैं। और जो दक्षिणी पांचाल था, इसकी राजधानी क्या थी, कांपिल्य। इसकी राजधानी क्या थी, उत्तरी की तो अहिच्छत्रपुर और दक्षिणी की क्या थी, दक्षिणी जो पांचाल का महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, यानी कांपिल्य, या हम कह सकते हैं भी इसकी राजधानी क्या थी, कांपिल्य। और हम कह सकते हैं भी जो दक्षिणी का जो क्षेत्र था, इस दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जब पांचाल नरेशों का जो शासन था, तो जो द्रौपदी थी, कौन सी, जो पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी, वो द्रौपदी भी किस क्षेत्र की थी, दक्षिणी क्षेत्र की, जिसकी राजधानी क्या थी, कांपिल्य थी। मत्स्य महाजनपद, जब इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ये राजधानी थी विराटनगर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, बेराट। वर्तमान में इस जनपद यानी इसको क्या कहते हैं, राजधानी उस समय क्या थी, विराटनगर थी। और हम कह सकते हैं ये जो मत्स्य जनपद था, ये जो वर्तमान का हमारा अलवर, भरतपुर, यानी अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था। इन आसपास के क्षेत्र के अंदर जो महाजनपद पनपा वो कौन सा था, मत्स्य महाजनपद। और इस मत्स्य महाजनपद का जो राजा था उसका नाम क्या था, राजा विराट। उस राजा का नाम क्या था, विराट था। और हम कह सकते हैं भी ये अलवर भरतपुर के साथ में एक क्षेत्र और था जिसका नाम क्या था, जयपुर। इस आसपास के क्षेत्रों को महाभारत काल के अंदर क्या कहा जाता था, मत्स्य महाजनपद। और इस मत्स्य महाजनपद पर उस समय शासन किसका था, विराट नरेश। इसका भी महाभारत के अंदर जिक्र आते, कहते हैं ना विराट नरेश, यानी विराट नरेश या मत्स्य नरेश राजा विराट। ये मत्स्य महाजनपद क्यों प्रसिद्ध रहा था, क्योंकि जब पांडवों को 14 वर्ष का या पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास मिलता है और जो 13वां वर्ष उसको अज्ञातवास के रूप में बिताना था, तो वो अज्ञातवास के रूप में जो 1 वर्ष बिताया था वो इसी राजा विराट की नगरी किस में बिताया था, बेराट में बिताया था। तो इस प्रकार इसी क्षेत्र के अंदर आकर के और पांडवों ने क्या है अलग अलग अपने जो पहचान छुपा करके और अलग अलग राजा विराट के क्षेत्र में कोई पशुओं का रखवाला करने लगा था, कोई यानी न्याय के क्षेत्र में उसको क्या है सहयोग करने लगा था। तो इस प्रकार ये था 11वां महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। 12वां जो महाजनपद है वो कौन सा है, सूरसेन महाजनपद। और ये जो सूरसेन जो महाजनपद था ये कहा था, उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है उस उत्तर प्रदेश राज्य का जो वर्तमान का जो मथुरा का क्षेत्र है, किसका, मथुरा का क्षेत्र है, उस मथुरा के आसपास में जो जनपद पनपा, महाजनपद पनपा वो कौन सा था, सूरसेन। अब
देखो जब मथुरा का जिक्र आया है तो इस मथुरा का जिक्र आएगा तो हम ये कह सकते हैं भी यहाँ किसका संबंध था, भगवान श्री कृष्ण का संबंध था। किसका? भगवान कृष्ण का संबंध था किस जनपद के अंदर, यानी महासूरसेन जनपद के अंदर। और ये जो यूपी और इसके यूपी का जो मथुरा का क्षेत्र था उसके आसपास में ये संयुक्त रूप से सम्मिलित महाजनपद था। तो जब हम ये जो महाजनपद है, इस महाजनपद की जब हम राजधानी की बात करते हैं, यानी जो सूरसेन महाजनपद था, इस सूरसेन महाजनपद की जब राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी भी क्या थी उस समय? मथुरा थी। और इस मथुरा के ऊपर किस वंश के शासकों का शासन था? तो वो था यादववंशी या यदुवंशी शासकों का। यादववंशी या यदुवंशी शासकों का क्या था? यहाँ पर शासक था। और श्री कृष्ण का जो संबंध था वो भी किस जनपद, महाजनपद थे था, सूरसेन महाजनपद। और ये जो सूरसेन महाजनपद है ये भी इसके अंदर कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र आता था। कौन से? जिस तरह भरतपुर है, धौलपुर है और करौली, इसके आसपास का जो पूर्वी भारत के जो क्षेत्र है वो भी किस महाजनपद के अंदर आते थे? मथुरा यानी ये जो सूरसेन महाजनपद है इस सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत ही आते थे। अस्मक महाजनपद, सर्वप्रथम तो इस महाजनपद के बारे में ये चर्चा करते हैं भी जो दक्षिणी भारत था, लगभग जितने भी जो अवंती और जो अस्मक के जो महाजनपद थे वो लगभग दक्षिणी भारत में थे। और बाकी जितने भी जो 14 महाजनपद थे वो 14 महाजनपद लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, वाराणसी, इन क्षेत्रों के क्या थे? दिल्ली थे, अलवर था, भरतपुर था, इनके क्षेत्रों के आसपास में ही पनपे थे। तो हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद किस क्षेत्र का? दक्षिणी भारत का क्या था? एकमात्र महाजनपद। और ये जो महाजनपद था, ये महाजनपद जो दक्षिणी भारत के अंदर जो गोदावरी नदी बहती है, कौन सी नदी? जो गोदावरी नदी है उस नदी के आसपास का क्षेत्र, यानी जो बौद्ध काल था उस बौद्ध काल के अंदर क्या कहलाता था? अस्मक। यानी बौद्ध काल का जो समय था उस समय क्या कहलाता था? अस्मक। और दक्षिणी भारत के अंदर कह सकते हैं भी एक ही जनपद था, वो जनपद कौन सा था? अस्मक महाजनपद। और ये जो अस्मक महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी, किसकी बात करते हैं? यानी इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इस महाजनपद की राजधानी थी पोटन या पाटेली। इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोटन या पाटेली। यानी ये जो पोटन या पाटेली इसकी जो राजधानी है, ये एनसीईआरटी की बुक की जो 10वीं की बुक है उस बुक के अंदर इसकी राजधानी क्या दी गई है? ये दी गई है। और जब हम पुराणों की चर्चा करते हैं, क्या पुराणों की, यानी पुराणों को जब पढ़ते हैं तो पुराणों के अंदर जब अस्मक महाजनपद के बारे में जो जानकारी है इसके अंदर ये कहा गया भी उस समय इसके अंदर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। किस वंश के? इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। किस महाजनपद पर? अस्मक महाजनपद पर। ये 14 नंबर का जो हमारा महाजनपद है ये कौन सा है? अवंती। हम कह सकते हैं अवंती जो महाजनपद है, कौन सा? अवंती जो महाजनपद है ये उस समय जो वर्तमान का क्या है उस समय और वो आज जो वर्तमान का जो मालव क्षेत्र है, कौन सा? मालवा नहीं, गुजरात वाला मालव जो क्षेत्र है उस मालव क्षेत्र के आसपास पनपा था। यानी ये उज्जैन का मालव क्षेत्र है। किसका? उज्जैन, जो हमारा वर्तमान के अंदर उज्जैन है उस उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है कौन सा? मालव। यानी तो मालव क्षेत्र के आसपास पनपा कौन सा महाजनपद था? अवंती महाजनपद। और ये जो अवंती महाजनपद था, मान लीजिए भी ये हमारा अवंती महाजनपद है और ये अवंती महाजनपद भी कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर? 2 भागों में, जिसका हम कह सकते हैं उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। यानी ये जो बौद्धकालीन समय था उस बौद्धकालीन समय के अंदर अवंती महाजनपद भी कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों के अंदर विभाजित था। और इन 2 भागों के अंदर हम एक तो कह सकते हैं उत्तरी अवंती और दूसरा क्या था? दक्षिणी अवंती। तो इस प्रकार ये जो उत्तरी अवंती था, कौन सा? ये उत्तरी अवंती था। उस उत्तरी अवंत की राजधानी तो क्या थी? उज्जैन। तथा जो दक्षिणी अवंती था, कौन सा? उत्तरी अवंती की तो राजधानी क्या थी उस समय? उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती था उस दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती।
यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मति थी। और ये जो अवंती था ये भी लगभग हम कह सकते हैं भी लगभग दक्षिणी भारत के अंदर ही क्या था, दक्षिणी भारत के अंदर। और जो पूर्ण रूप से दक्षिणी भारत के अंदर जो महाजनपद था वो कौन सा था, यानी अस्मक महाजनपद। तो ये भी वर्तमान कह सकते हैं भी वर्तमान जो मालव पर क्षेत्र है उज्जैन के आसपास का वहां पनपा था। और इसके ये भी दो भागों में उज्जैन यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या था, यहां पर भी कौन सा शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था। तो गांधार जनपद था ये अफगानिस्तान, यानी अब जो पाकिस्तान के ऊपर का जो क्षेत्र है कौन सा, अफगानिस्तान। ये जो गांधार जनपद था ये कौन सा, अफगानिस्तान में उस समय क्या था, स्थित था। किस समय, उस समय अफगानिस्तान में स्थित था। लेकिन जब हम वर्तमान की जब बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जो पाकिस्तान के दो क्षेत्र है, एक तो कौन सा है पेशावर और दूसरा क्षेत्र कौन सा है रावलपिंडी। दूसरा क्षेत्र कौन सा है, रावलपिंडी। यानी उस समय तो अफगानिस्तान का क्षेत्र माना जाता था इसको, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो ये जो पेशावर और जो रावलपिंडी अब जो वर्तमान का क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर कौन सा महाजनपद था, गांधार महाजनपद। और इस गांधार महाजनपद की चर्चा भी हमको किसके अंदर देखने को मिलती है, महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो कौरव थे यानी जो 100 कौरव थे किसके पुत्र, धृतराष्ट्र के जो 100 कौरव थे, उन कौरवों की जो मां थी वो मां किस महाजनपद की थी, गांधार महाजनपद की। इसी कारण इनको नहीं कहते हैं क्या, यानी जो दुर्योधन है, दुर्योधन को नहीं कहते हैं गांधारी पुत्र दुर्योधन। लेकिन इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं भी, जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का क्या है रिश्ता लेकर के जाते हैं किस जनपद के अंदर, यानी गांधार प्रदेश जाते हैं, तो इनका जो कौरवों का जो मामा था शकुनी, उनको ये टीस लग गई थी भी मेरी जो बहन है, यानी जो धृतराष्ट्र था वो क्या जन्म से अंधा था, भी मेरी बहन का जो विवाह है वो किसके लिए किया, किसके साथ में किया जा रहा है, एक अंधे व्यक्ति धृतराष्ट्र के साथ में किया जा रहा है। इसी कारण उसको टीस बैठ गई थी भी मैं एक न एक दिन ये जो कौरव और जो पांडव है इनका एक न एक दिन क्या है सर्वनाश कराकर रहूंगा। इसी कारण ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इस महाभारत के युद्ध के जो महत्वपूर्ण बीज बोए गए थे वो बोने वाला कौन था, शकुनी। और शकुनी कौन था, गांधारी का क्या था, भाई था। क्या था, गांधारी का भाई। और ये जो गांधार प्रदेश था, इस गांधार प्रदेश की राजधानी उस समय थी तक्षशिला। गांधार प्रदेश की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और जब ये तक्षशिला का हमने यहां जिक्र आया, यानी जिक्र आया, तो हम कह सकते हैं भी उस समय ये जो तक्षशिला का जो क्षेत्र था ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध काल के अंदर क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था बौद्ध काल के अंदर, तक्षशिला। और इस तक्षशिला के अंदर जब हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे तो उस मौर्य वंश के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस चंद्रगुप्त मौर्य का एक गुरु था जिसका नाम था कौटिल्य। गुरु का नाम क्या था, कौटिल्य। और कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के अंदर अध्यापन का कार्य करवाता था, वो कौन सा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और हम कह सकते हैं भी अब वर्तमान भारत से बाहर कौन सा महाजनपद है, गांधार कंबोज महाजनपद। अब देखो ये कंबोज महाजनपद है वर्तमान, ये भी कहाँ है, भारत से क्या है, अलग है, भारत से अलग है, यानी भारत से क्या है, बाहर कह सकते हैं। और ये जो कंबोज था, ये कंबोज का जो क्षेत्र था, ये जो गांधार महाजनपद था, कौन सा, गांधार महाजनपद था, उस गांधार महाजनपद का भी क्या था, ये था पड़ोसी था। कौन सा महाजनपद, कंबोज महाजनपद क्या था, गांधार महाजनपद का क्या था, पड़ोसी था। और ये जो कंबोज महाजनपद कश्मीर और उसके बाद में कश्मीर के आसपास में जो पामीर के पठार का जो क्षेत्र है, उस पठार के क्षेत्र तक फैला हुआ था कौन सा जनपद, कौन सा महाजनपद, यानी जो कंबोज महाजनपद था। और ये जो
कंबोज महाजनपद कश्मीर से लेकर पामीर के पठार, और पामीर के पठार के अलावा जब हम थोड़ी सी ज़्यादा डीपली चर्चा करते हैं तो ये जो बदखसा का जो क्षेत्र था उस बदखसा के क्षेत्र तक भी फैला हुआ था। कौन सा महाजनपद? कंबोज महाजनपद। और ये जो कंबोज महाजनपद था, यानी ये जो कंबोज महाजनपद था, इस कंबोज महाजनपद की राजधानी थी वो क्या थी? राजपुर या हाटक। यानी जो 10वीं की किताब है उसके अंदर ये दो राजधानियां दी गई है। कौन कौन सी? कंबोज की, राजपुर और हाटक। और ये जो कंबोज था, इस कंबोज के अंदर भी, यानी कंबोज महाजनपद था, इसके अंदर भी शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक शासन था। तो धन्यवाद।